नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि आज। शांति निकेतन की थी स्थापना। दुनिया के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज को लेकर हुई स्टडी, नकारात्मक प्रभाव से किया इनकार। WHO ने जारी की थी चेतावनी। और देश में नवीकरणीय ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हुई वृद्धि। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में चौथे पायदान पर भारत। बीते दशक में 165% का हुआ इजाफा। आइए खबरों की शुरुआत करें। 7 अगस्त को रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक उनकी मौत 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार और दार्शनिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने इस नाइट या फिर सर की उपाधि को लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। 2023 में पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव टैगोर के द्वारा ही की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के अपने अनुभवों का परिणाम था। दरअसल वे बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। स्कूल उन्हें सफोकेटिंग लगता था। उनका मानना था कि स्कूल बच्चों की रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। बड़े होने पर वे एक ऐसे स्कूली सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे जहां बच्चे प्रकृति के साथ न केवल अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें, साथ ही खुश भी रहें। इसी मकसद से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों और अद्वितीय लेखन के चलते दुनिया के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत बन गए। भारत और विशेषकर बंगाल के लिए महान जीवंत संस्था बन गए। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2024 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र समूह, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर। 2023 में उपरोक्त में से कितनी संपत्तियां शामिल की गईं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। और सही जवाब था इसका विकल्प बी, केवल 2। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज इन बेवरेजेस विथ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सुक्रालोज ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स एमंग एशियन इंडियन एडल्ट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज, अ 12-week रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इस स्टडी का क्रक्स ये है कि हम भारतीय जो डेली यूज में टेबल शुगर यानी शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको एक आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज से रिप्लेस कर दिया जाए तो शरीर के ग्लूकोज लेवल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। हालांकि बॉडी वेट बेहतर होता है, ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, ये स्टडी WHO द्वारा एक चेतावनी के बाद आई है। इस चेतावनी में कहा गया था कि ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन वेट कम करने के लिए शक्कर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, उनको हेल्थ पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए चेताया गया था। इस मामले में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुनिए। उनका कहना है कि भारत में ये स्टडी WHO की चेतावनी से बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। उनके मुताबिक भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले शक्कर के रिप्लेसमेंट के लिए नाम मात्र के लिए स्वीटनर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वीटनर्स को लेकर कई तरह के मिथ हैं। इस स्टडी से साफ हुआ है कि इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। देखिए, शुगर यानी शक्कर हमारे खाने पीने की चीजों के स्वाद को मीठा बनाती है। केमिकली शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन्हें सैकराइड्स के तौर पर जाना जाता है। सैकराइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड। मोनोसैकराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को रखते हैं, वहीं डाइसैकराइड में सुक्रोज और लैक्टोज शामिल हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में शुगर प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है, जैसे फलों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर को फ्रक्टोज, तो डेयरी उत्पादों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर को लैक्टोज कहते हैं। प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली शुगर से ज्यादा समस्या भी नहीं है। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है एडेड शुगर, जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान या खाना बनाते वक्त ऐड की जाती है। जैसे केक बनाते वक्त
ऐड की गई शुगर। ऐसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का विकल्प मौजूद है, लेकिन कुछ लोग डायबिटीज न होने पर भी नॉर्मली बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के मकसद से आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की थी, जिसे स्टडी में काउंटर किया गया है। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। राज्यसभा में डिबेट के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कुछ डेटा पेश किया है। डेटा के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पिछले दशक में 165% से ज्यादा बढ़ी है। 2014 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 76.38 गीगावाट थी। 2024 में यह कैपेसिटी बढ़कर 203.1 गीगावाट पर पहुंच गई है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है सौर और पवन ऊर्जा का। भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, तो सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें नंबर पर। मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत के लिए एक विकल्प भर नहीं है, बल्कि देश के सतत विकास और वृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक जरूरत बन गई है। हालिया पेश हुए बजट में नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार ने तय की गई 9 प्राथमिकताओं में भी शामिल किया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को एलोकेटेड फंड भी पिछले साल की तुलना में दोगुना कर दिया गया है। बांग्लादेश, नाइजीरिया के बाद अब यूके से भी भारी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यूके में लोग इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़कों पर हैं। राइट विंग के लोग न केवल विरोध दर्ज करा रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। दरअसल इन दंगों के भड़कने के पीछे 3 छोटी बच्चियों की हत्या जिम्मेदार है। साउथपोर्ट शहर में एक डांस पार्टी के दौरान 3 छोटी बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इन हत्याओं का आरोपी पकड़ा जाता उससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई। इंग्लैंड में इसे अफवाह ही बताया जा रहा है। बताया गया कि ये हत्याएं ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई है। इसके बाद से ही लोग शरणार्थियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान मस्जिद और शरणार्थियों के होटल्स पर हमला किया गया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने यूके जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। भारत से आने वाले पर्यटकों को यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहने और उचित सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इस संबंध में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है पिंक टैक्स। पहले तो आपको यह क्लियर कर दें कि ऐसा कोई भी टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता और ना ही किसी अन्य प्रकार का टैक्स होता है, बल्कि ये उस एक्स्ट्रा कीमत को दर्शाता है जो महिला होने की वजह से किसी उत्पाद की खरीदारी पर ली जाती है। मतलब ये कि समान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रोडक्ट के लिए पुरुषों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत कंपनियों के जेंडर आधारित भेदभाव को दर्शाती है। यहाँ पर तुलना समान उत्पादों पर ही की जाती है। यूएसए में तकरीबन 800 ऐसे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई। इसमें पाया गया कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स पुरुषों के मुकाबले 13% ज्यादा महंगे थे। विश्व आर्थिक मंच ने भी माना है कि पिंक टैक्स महिलाओं पर लंबे वक्त से आर्थिक दबाव बना रहा है, जबकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह सामाजिक आर्थिक विकास में हैंडलूम उद्योग के योगदान को मान्यता देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। इस साल भारत राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का 10वां संस्करण मनाने जा रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दिन को 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावना को बढ़ावा दिया। 2015 में सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। पहला हैंडलूम दिवस 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था। इसे पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तत्वावधान में मनाया जाता है।
शोधकर्ताओं ने भारत की पहली स्वदेशी मिथेनोट्रॉफ मिथाइलोक्यूकिमस ओरिजाई को पृथक कर और उसका वर्णन किया है। मिथाइलोक्यूकिमस ओरिजाई एक बैक्टीरिया है जो आर्द्र भूमियों और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विशिष्ट अंडाकार और लंबा आकार कुकुम्बर यानी खीरे के समान है, इसीलिए इस नवीन प्रजाति को मिथेन ईटिंग कुकुम्बर भी नाम दिया गया है। मिथेनोट्रॉफ नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट होते हैं जो मीथेन का ऑक्सीकरण कर उसे अपना बायोमास बनाते हैं। ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 तथा H2O का उत्पादन करते हैं और ये उन सभी वातावरणों में मौजूद होते हैं जहां मीथेन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की घोषणा की है। इसे DNRLM के सहयोग से लीप द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे सिस्टम डिजाइन की जानकारी के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक चुनौतियों से निपटने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है तथा रूरल लीडर्स की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाना है, जिससे वे कम्युनिटी और पूरे भारत में सतत विकास को आगे बढ़ा सकें। पिछले कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर और भारतीय शेयर बाजार में अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर आई इस गिरावट का संबंध जापानी मुद्रा येन से बताया जा रहा है और यह येन कैरी ट्रेड के नाम से खबरों में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम येन कैरी ट्रेड को समझ लेते हैं। कैरी ट्रेड एक तरह का निवेश है जिसमें लोग कम ब्याज दर वाले देश से लोन लेते हैं और उस पैसे को ज्यादा ब्याज देने वाले देश में निवेश करते हैं। कैरी ट्रेड अक्सर अलग अलग देशों की मुद्राओं के साथ किया जाता है। जापान में बहुत सालों तक ब्याज दरें बहुत कम रहीं और येन की कीमत भी कम थी, इसलिए बहुत सारे निवेशकों ने जापान से पैसे उधार लिए और दूसरे देशों में निवेश किए। लेकिन जापान ने ब्याज दरों में वृद्धि करके इस तरह के वैश्विक समीकरणों को बदल दिया। इसका प्रभाव सभी जगह पर देखने को मिला। बदलते वैश्विक समीकरण के बीच हमास ने अपना प्रमुख चुना। गाजा नेता याह्या सिनवार को हमास ने अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह घोषणा 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनीये की हत्या के बाद की गई है। याह्या सिनवार को 2017 में गाजा में हमास के नेता के रूप में चुना गया था। उन्होंने इससे पहले अल मजद सुरक्षा तंत्र का नेतृत्व किया था। सिनवार को ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो इजराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला है। वह अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की ब्लैकलिस्ट में भी शामिल है। पेरिस ओलंपिक से एक बेहद निराशाजनक खबर सामने आई। पेरिस ओलंपिक 2024 में सभी बाधाओं को पार करते हुए विनेश फोगाट ने कुश्ती के फाइनल में प्रवेश किया था, जिससे करोड़ों भारतीयों में गोल्ड मेडल की उम्मीद जग गई थी। लेकिन अब विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 केजी कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरअसल फाइनल से पहले उनका वजन तय मानक से कुछ अधिक पाया गया, जो ओलंपिक नियमों के विरुद्ध है। इसी के चलते उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के अनुच्छेद 11 के अनुसार विनेश फोगाट की जगह सेमीफाइनल में उनसे हारने वाली पहलवान को फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को नील की खेती के विरोध में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह की याद में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गोरा के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन भारत में किया जा रहा है। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, इसे चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो, ये ऑप्शन थे। सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF डेली बेसिस पर चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।